हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वैदिक सभ्यता। भारत में वैदिक सभ्यता का जो काल रहा है वो 1500 ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा स्थापित की गई। इस सभ्यता को दो कालों में विभाजित किया गया है। पहला जो काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसको ऋग्वैदिक काल कहा गया है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। भारत की ये दूसरी प्राचीन संस्कृति थी, सभ्यता थी, और इसके जानकारी के मुख्य स्रोतों के रूप में हम साहित्यिक स्रोतों को लेते हैं। साहित्यिक स्रोतों से ही हमें इस प्राचीन संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत जो वेद हैं, जिनसे आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और उनके लौकिक और पारलौकिक जो उनका दृष्टिकोण था उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। वेद जो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान अर्थात जानना। वेदों में मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह है, जिनके माध्यम से आर्यों की विविध अवस्थाओं पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। वेद संख्या में 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है या प्राचीन ग्रंथ है, जिससे हमें आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो मंत्र कुल 1028 मंत्र हैं, और उन मंत्रों के संग्रह को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार जो पहला जो वेद है, ऋग्वेद है, वो सबसे प्राचीन है, और ऋग्वेद को अपौरुषीय भी कहा गया है, अर्थात इसकी रचना के पीछे ईश्वर द्वारा इसकी रचना की गई, मनुष्य द्वारा इसकी रचना नहीं की गई, ऐसी धारणा इस वेद के संबंध में हमें मिलती है। दूसरा जो वेद है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, अर्थात वैदिक मंत्रों को जिस प्रकार गाने का जो तरीका था या गाया जाता था, सामवेद से हमें संगीत विषय के बारे में भी जानकारी या हमारा ध्यान आकर्षित होता है। सामवेद में जो वैदिक मंत्र है उनको गाते हुए बतलाया गया है। इस कारण जो दूसरा वेद है सामवेद, सामवेद के मंत्रों को गाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। तीसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है, और इसमें हमें इसके जो पाठ करने वाले जो ब्राह्मण पुरोहित हुआ करते थे उनको अथर्वयु भी कहा गया है। यजुर्वेद के बाद हम जो चौथे वेद की बात करते हैं वो वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसमें आर्यों के अंधविश्वास, जादू टोने या जो पारलौकिक जो उनका विश्वास था उनके संबंध में हमें अथर्ववेद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार ये जो 4 वेद हैं, इन वेदों से हमें आर्यों की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन वेदों के पीछे या इनको लिखने के पीछे आर्यों का क्या मत रहा है, ये सर्वविदित है कि आर्य इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए मंत्रों को गाया करते थे। ऋग्वैदिक देवताओं के संबंध में भी
हमें इन वेदों से जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा अगर मंत्र, जो दो देवता थे अग्नि और इंद्र, जो प्रारंभिक ऋग्वेदिक समाज में हम देखते हैं कि उनकी जो धार्मिक के जो उनका दृष्टिकोण था वो इन दो देवताओं के प्रति विशेष या व्यापक रूप से हमें देखने को मिलता है, जिसमें 250 मंत्र या ऋचाएँ जो है वो इंद्र देवता के लिए स्तुति की गई है या लिखी गई है, और 200 जो मंत्र या ऋचाएँ हैं वो अग्नि के लिए भी लिखी गई है। इस प्रकार वैदिक साहित्य से हमें वैदिक काल और वैदिक काल की अवस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस टॉपिक में हम ऋग्वेदिक आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं 1500 ईसा पूर्व में जब ये सभ्यता संस्कृति उत्तरी भारत में स्थापित हुई तो इसका स्वरूप जो था वो ग्रामीण संस्कृति के रूप में यह भारत में स्थापित हुई। अगर भारत की प्राचीन संस्कृतियों का इतिहास या उनकी स्थापना का अगर हम क्षेत्र देखते हैं तो ये सभी संस्कृतियां और सभ्यताएं अक्सर नदियों के मुहानों पर ही स्थापित हुई थी। इससे पूर्व की जो संस्कृति है सिंधु संस्कृति, वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थापित थी, मुहानों पर स्थापित थी। बाद में कालांतर में जब वैदिक सभ्यता स्थापित हुई तो इसके स्थापना की जो मुख्य नदी थी वो गंगा नदी के मुहाने पर यह सभ्यता उत्तरी भारत में स्थापित हुई। आर्य जो इस सभ्यता के निर्माता थे, उनका निवास स्थान कहाँ का था, वो कहाँ के निवासी थे, इस संबंध में भी हमारे प्राचीन भारत को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत उनके द्वारा दिए गए हैं। आर्य के निवास स्थान के संबंध में कोई मत मध्य एशिया को लेकर है, कोई भारतीय मूल का इन्हें मानते हैं। तो इस संबंध में विभिन्न प्रकार के मत उनके निवास को लेकर जारी किए गए हैं। आज हम इस टॉपिक पर जो राजनीतिक स्थिति थी उस स्थिति पर हम चर्चा करें। आर्यों के जो प्रारंभिक उनका अगर हम सामाजिक स्वरूप देखते हैं तो वो हम उनके कुल या परिवार के रूप में देखते हैं। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक पक्ष देखने को मिलता है, वहीं ऋग्वेदिक समाज में हमें पितृसत्तात्मक पक्ष अर्थात परिवार में मुखिया के रूप में पिता का जो पद था या उनके जो दायित्व थे, उन दायित्वों के बारे में ऋग्वेद में विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो उनके सामाजिक जीवन की जो प्रारंभिक इकाई थी वो परिवार थी, और परिवार से ही कई ग्रामों का निर्माण हुआ। अनेक ग्रामों का निर्माण परिवार जो उनका आधार था, और जो ग्राम बनते थे उस ग्राम का जो प्रधान था वो ग्रामणी कहलाता था, और ग्राम से ही राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व बने, विश्व से जन, और जन से जनपदों या राष्ट्रों का निर्माण हमें दिखाई देता है। इस प्रकार जो ग्रामीण सभ्यता के स्वरूप में जो उनका सामाजिक या राजनीतिक आधार हमें देखने को मिलता है वो परिवार के रूप में मिलता है। ऋग्वेदिक आर्यों में जो राष्ट्र की अवधारणा थी या राष्ट्र का जो विचार उनमें था, और राष्ट्र के पीछे, राष्ट्र की स्थापना के पीछे जो राजा का जो पद था
उस पद की क्या गरिमा थी, क्या प्रजा के प्रति उसके दायित्व थे, ये सब हमें ऋग्वेदिक ग्रंथों से हमें उनकी राजनीतिक स्थिति या प्रशासनिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रारंभ में राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी, किंतु कालांतर में हम देखते हैं कि ये राजा का जो पद था, ये पद आनुवंशिक हो गया। ऋग्वेदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह मात्र प्रधानतः युद्ध का एक नेता होता था, जिसका दायित्व युद्ध करके और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता था। इस प्रकार ऋग्वेद में हमें राजा के दायित्व, उसके चयन, उसके मनोनयन इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में आर्यों की राजतंत्रात्मक व्यवस्था के संबंध में जो अन्य कई प्रशासनिक वर्ग या प्रशासनिक पद के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, जैसे पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी। इन 3 अधिकारियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सभा और समिति जो 2 संस्थाएं थी, 2 प्रशासनिक संस्थाएं थी, इन संस्थाओं की स्थापना और इनके पीछे जो उनका व्यापक दृष्टिकोण रहा है, राजा के चयन से लेकर राजा पर अंकुश बनाए रखना और राजा को प्रजा के प्रति भली भांति रूप से दायित्वों का निर्वहन करवाना, ये सभी जो 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति, और एक और अन्य संस्था विदत के रूप में हमें ऋग्वेदिक काल में देखने को मिलती है। इस प्रकार जो राजा का दायित्व था प्रजा के प्रति, वो प्रजा की रक्षा करना था, और प्रजा को ये अधिकार था कि अगर राजा अनुचित रूप से शासन करता है तो प्रजा को ये अधिकार दिया गया था कि प्रजा उस राजा को अपने पद से हटा सकती थी। ये प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में हमें यह व्यवस्था देखने को मिलती है। कालांतर में जाकर इन संस्थाओं में कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देता है, जैसे राजा का पद प्रारंभ में स्थायी नहीं होना और आगे जाकर ये पद कालांतर में उत्तर वैदिक काल में हमें आनुवंशिक रूप पर स्थायी होता दिखाई देता है। इस प्रकार जो छोटे मोटे जो परिवर्तन हैं वो उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलते हैं। तो जो राजनीतिक स्थिति थी, उस राजनीतिक स्थिति में जो परिवार था, कुल था, उस कुल में पिता के दायित्व, परिवार में उसकी स्थिति, उसके प्रभाव, उसको दंड देने का अधिकार, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। यानी जो प्रमाण ऋग्वेद में मिलते हैं वो उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था का स्वरूप ऋग्वेदिक काल में स्थापित था और पिता को कई सारे अधिकार भी दिए गए थे। ये सब हमें जानकारी ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक स्थिति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाती है। ऋग्वेदिक काल के जो अन्य पदाधिकारी थे, इनमें पुख और दुर्गपति होते थे, जिनका कार्य राजनीतिक होता था और ये समय समय पर संधि प्रस्तावों को लेकर राज्यों में जाया करते थे। इस प्रकार ऋग्वेदिक काल में हमें राजनीतिक प्रशासन के रूप में कई सारे वर्ग, कई सारे पद देखने को मिलते हैं, जिनके अलग अलग दायित्व थे और जो कार्य करके और राजा को सहयोग दिया करते थे। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप, प्रारंभिक स्वरूप हमें वैदिक काल में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। राजतंत्रात्मक, राजा द्वारा शासन, राजा के दायित्व, प्रजा के प्रति उसके दायित्व, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हमने राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की है।
कल हम ऋग्वैदिक आर्यों की सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।